नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज जिसके बारे में हर एक साल बहुत ज्यादा डिबेट होती है सीयूईटी में। पिछले साल को छोड़ के जहां पे नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई थी सीयूईटी 2022 और 23 और अब इस बार 2025, अगर एक ऐसी चीज है जिसको लेके हर एक सीयूईटी एस्पिरेंट चिंता करता है वो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। क्योंकि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिस कारण बहुत बच्चों के मार्क्स ड्रास्टिकली बढ़ भी जाते हैं और ड्रास्टिकली कम भी हो जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेप सीयूईटी में, जहां हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत हॉट टॉपिक के बारे में, नॉर्मलाइजेशन। अब बहुत बच्चों को लगता है सर ये प्रोसेस अनफेयर है, कुछ लोगों को लगता है फेयर है, अनफेयर है, फेयर है, अगर फेयर है तो क्यों फेयर है, कैसे होती है, क्यों होनी जरूरी है, और आपको एज ए इंडिविजुअल कैंडिडेट, एज ए इंडिविजुअल एस्पिरेंट आपको कैसे इंपैक्ट करती है, उन सभी के बारे में बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले समझिए क्यों नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। ये ऐसी चीज नहीं है, ऑब्वियसली ये मैं नहीं कह रहा, ये जो सीयूईटी का आपका पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो एनटीए ने खुद रिलीज करा था उस सब में ये सब क्लियरली ट्रांसपेरेंटली मेंशन्ड है, और वही मैं आपको आज समझाने वाला हूं। देखो, सीयूईटी जैसा एंट्रेंस जो एक ऐसा एग्जाम है जो बहुत ही भारी मात्रा में लोग देते हैं, करीबन 13-14 लाख इसके रजिस्ट्रेशन होते हैं। इतने बड़े एग्जाम को जब कंडक्ट कराया जाता है तो इसके पेपर, जैसे आपने इस साल 2025 वाले एग्जाम में देखा, हर एक पेपर अलग अलग दिन अलग अलग शिफ्ट्स में होता है, हर एक बच्चे का अलग दिन। जैसे अगर एक बच्चा है जिसका पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर आज हुआ है, लेट्स से मान लेते हैं 15-16 मई को, तो दूसरे बच्चे का इंग्लिश का पेपर जरूरी नहीं है कि सेम दिन को होगा, उसका पेपर शायद 4 दिन बाद होगा, तीसरे बच्चे का शायद 6 दिन बाद होगा। हर एक बच्चे का पेपर अलग अलग दिन पे हो रहा है सेम सब्जेक्ट का। अब कितना भी कोशिश कर ले ऑफिशियल्स, बट जो पेपर है वो सेम नहीं बन सकता। सेम से मेरा मतलब है डिफिकल्टी सेम, उनको अलग अलग क्वेश्चन डालने पड़ते हैं हर एक पेपर में। तो हर एक सब्जेक्ट के बहुत सारे पेपर बन रहे हैं, हर एक शिफ्ट के लिए अलग पेपर, और हर एक पेपर की डिफिकल्टी आप कितना भी कोशिश कर लें हो सकता है अलग होगी। और ये चीज वो खुद कह रहे हैं कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, सम ऑफ द कैंडिडेट्स माइट हैव एंडेड अप अटेम्प्टिंग अ रिलेटिवली टफर सेट ऑफ क्वेश्चंस व्हेन कंपेयर्ड टू अदर्स। ना चाहते हुए भी कुछ बच्चों ने मुश्किल पेपर दिया होगा, बट ये चीज अनफेयर कर देगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने मुश्किल पेपर दिया, क्योंकि जिन्होंने पेपर आसान दिया और जिन्होंने मुश्किल दिया उनके हाथ में नहीं था। उन्होंने नहीं चुना था कि मेरा पेपर 14 मई को हो या मेरा पेपर 3 जून को हो, वो चीज अथॉरिटीज ने बताया। तो ये बच्चों के लिए अनफेयर ना हो इसलिए एक प्रोसेस लाई गई कॉल्ड एज नॉर्मलाइजेशन, जिसका काम है आपको फेयर तरीके से मार्क्स अलॉट करना। अंडरस्टैंड, नॉर्मलाइजेशन का काम फेयरनेस लाना है, वो अनफेयर प्रोसेस है ही नहीं। और वो इसलिए जरूरी है ताकि बच्चों की जो मार्क्स है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे ला सके, ताकि जिस बच्चे का पेपर आसान आ गया उसके मार्क्स कम कर दिए जाए और जिसका पेपर मुश्किल आ गया उसको बढ़ा दिया जाए मार्क्स, ताकि दोनों एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाए। और ये कैसे होता है वो समझिए बहुत ध्यान से। अब ये चीज, ये जो फॉर्मूला है पूरा, कैसे पूरी प्रोसेस होती है, बहुत ही हाई लेवल प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने फॉर्मूला पूरी प्रोसेस बनाई है, और ये पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है जिसमें आपको पूरा प्रोसेस एनटीए खुद बताता है हम कैसे करते हैं। अंडरस्टैंड, जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले जनरेट होता है एक रॉ स्कोर। रॉ स्कोर का मतलब क्या है, लेट्स से एक बच्चे ने पेपर दिया 250 नंबर्स का, इंग्लिश का पेपर 250 का, उस बच्चे को पता है सर मेरा पूरे पेपर में एक क्वेश्चन गलत है, तो उसका रॉ स्कोर आएगा 244, क्योंकि गलत का आपका -1 करता है पेपर में, सही का +5, गलत का -1, तो उसका 244 बनता है 250 में से रॉ स्कोर। बट वो 244 जो स्कोर है रॉ स्कोर, वो एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि वो रॉ स्कोर है, कंसिडर होगा नॉर्मलाइज स्कोर। तो करा क्या जाएगा कि हर एक बच्चे का रॉ स्कोर निकाला जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, और उसको एक परसेंटाइल में कन्वर्ट करा जाता है, जिसका फॉर्मूला यहां पे गिवन है। जैसे ही वो परसेंटाइल में कन्वर्ट होता है, अलग, जैसे लेट्स से 6 बच्चे हैं, अब लेट्स से उनमें से 3 बच्चे हैं उन्होंने शिफ्ट 1 में पेपर दिया, और 3 बच्चे और हैं डीईएफ जिन्होंने शिफ्ट 2 में पेपर दिया। अंडरस्टैंड, सेम पेपर एक बच्चा दोनों शिफ्ट में नहीं देगा। अगर इंग्लिश का पेपर 2 शिफ्ट में हुआ है तो 3 बच्चे लेट्स से शिफ्ट 1 का पेपर देते हैं, 3 बच्चे शिफ्ट 2 का पेपर देते हैं, उनका रॉ स्कोर, उनका परसेंटाइल स्कोर। ये इंग्लिश के पेपर के लिए कोई एक सब्जेक्ट उठा रहा हूं, मैं इंग्लिश का सब्जेक्ट उठा रहा हूं, उस सब्जेक्ट का उनका परसेंटाइल स्कोर बन गया। अब होगा क्या, ये ध्यान से देखिए। ये हर एक बच्चे का, जो हमारे पास सारे बच्चे थे, 6 बच्चे थे, उन सभी बच्चों का परसेंटाइल स्कोर लिखा। अब लेट्स से बच्चा ई था, उसने जो शिफ्ट 1 है उसमें पेपर नहीं दिया, उसने शिफ्ट 2 में पेपर दिया, तो उसका शिफ्ट 1 का स्कोर नहीं है, क्योंकि उसने पेपर एक ही शिफ्ट में दिया होगा, शिफ्ट 2 में दिया होगा, क्योंकि पेपर 2 शिफ्ट में हुआ। सिमिलरली बच्चे ए ने शिफ्ट 1 में पेपर दिया, उसका शिफ्ट 2 का स्कोर नहीं है।
तो अब टू इंश्योर नॉर्मलाइजेशन ये जो प्रोसेस है उसमें करा क्या जाता है, उसमें ये मेन फॉर्मूला है जो लगाया जाता है और इस फॉर्मूला के मदद से वो जो मिसिंग वैल्यूज है उस टेबल की वो फिल करी जाती है। मिसिंग वैल्यूज का मतलब क्या है, जो बच्चा ई था, कैंडिडेट ई, उसने पेपर शिफ्ट 2 में दिया था, उसका शिफ्ट 2 का स्कोर हमारे पास था, बट इन्होंने उस फॉर्मूला की मदद से यह निकाला कि इस बच्चे का शिफ्ट 2 में इतना स्कोर आया है। अगर हम ये सेम फॉर्मूला इस शिफ्ट 1 के पेपर पे लगाते तो इस बच्चे का शिफ्ट 1 में क्या एक्सपेक्टेड स्कोर है, ये जो आपको XE दिख रहा है ये उस बच्चे का एक्सपेक्टेड स्कोर है, एक्सपेक्टेड स्कोर है। वो ये देख रहे हैं बेसिकली अगर वो बच्चा ई, कैंडिडेट ई, शिफ्ट 1 का पेपर लिखता तो उसके कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स आते, क्योंकि उसने तो एक ही शिफ्ट का पेपर लिखा। तो बेसिकली ये जज करे कि क्या एक्सपेक्टेड उसका स्कोर आता अगर वो दूसरी शिफ्ट वाला पेपर लिखता। सिमिलरली हर एक शिफ्ट का उसका एक्सपेक्टेड स्कोर निकलता है बेस्ड ऑन उसने जो एक्चुअली पेपर दिया था उस पे बेस्ड। और लास्ट में जो प्रोसेस करी जाती है, एक बार हर एक बच्चे का हर एक शिफ्ट का एक्सपेक्टेड स्कोर निकल गया, वो लास्ट में बस उसका एवरेज कर देते हैं कि लेट्स से पेपर 2 शिफ्ट में हुआ था, हमने एक शिफ्ट का तो उसने पेपर खुद से लिखा था, एक का हमने उसका एक्सपेक्टेड स्कोर निकाल लिया, इन दोनों स्कोर का एवरेज निकाल के निकाला जाता है नॉर्मलाइज स्कोर। और ये वो स्कोर है जो एडमिशन के लिए कंसीडर करा जाएगा उस सब्जेक्ट का। तो अगर किसी बच्चे का लेट्स से मान लेते हैं 244 या लेट्स से 240 स्कोर आया, मान रहा हूं उस बच्चे का इंग्लिश के पेपर में 240 स्कोर आया उसकी शिफ्ट 2 में, और जो शिफ्ट 1 का पेपर है हमने ये डिकोड करा फॉर्मूला लगा के कि उसका स्कोर करीबन 200 आता। अगर वो ये वाला शिफ्ट 1 वाला पेपर लिखता ना उसका 200 स्कोर आता। तो जब एडमिशन होगा ना उसके इंग्लिश वाले पेपर का स्कोर पता है क्या कंसीडर होगा, इन दोनों मार्क्स का एवरेज, यानी 200 200 प्लस 240 डिवाइडेड बाय 2, ये वो स्कोर है विच इज 220। यानी जब वो पेपर एडमिशन के लिए जाएगा उसका जो स्कोर है इंग्लिश का वो 240 नहीं होगा, जो उसका एक्चुअल स्कोर था 240, बट वो उसका रॉ स्कोर था, उसका स्कोर कंसीडर होगा 220 विच इज अ नॉर्मलाइज स्कोर। ये वो प्रोसेस है जिससे पूरा एनटीए हर एक सब्जेक्ट के लिए आपका नॉर्मलाइज स्कोर निकालेगा। अब आप ये समझिए आपके लिए एज अ कैंडिडेट ये प्रोसेस बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जो मैन्युअली नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते कल को सर मेरे नॉर्मलाइज स्कोर में इन्होंने मेरे 40 नंबर गिरा दिए, सर इससे क्या होगा मेरा तो एडमिशन हिल जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं जब हम सीयूईटी के थ्रू टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज टारगेट करते हैं, जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट के टॉप कॉलेजेस हैं, उनमें जो कट ऑफ है वो एक एक नंबर पे चलती है, क्योंकि एक एक दो दो नंबर पे हजारों बच्चे बैठे हैं। सर अगर नॉर्मलाइजेशन ने मेरे 30-40 नंबर गिरा दिए तो मेरे लिए अनफेयर है, क्या मैं कंप्लेन कर सकता हूं एनटीए के खिलाफ, क्या मैं अपनी आवाज उठा सकता हूं? नहीं। अंडरस्टैंड ये जो प्रोसेस है मैनुअल नहीं है, दिस इज अ कंप्यूटर बेस्ड प्रोसेस। एक फॉर्मूला है जिसमें हर एक बच्चे का स्कोर डलता है और नॉर्मलाइज स्कोर बनता है। इसमें कोई काम मैनुअली नहीं हो रहा, तो इसमें कोई एरर नहीं हो सकता। और वो फॉर्मूले पे आपके मार्क्स नहीं, हर एक बच्चे के मार्क्स उसी फॉर्मूले से होकर गुजर रहे हैं, तो वो सबके लिए सेम प्रोसेस लगाई जा रही है, तो वो फेयरनेस इंश्योर करने के लिए है। और आप कंप्लेन वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि इस चीज के लिए कोई ऑब्जेक्शन विंडो वैसी भी नहीं होती। तो एज ए इंडिविजुअल कैंडिडेट मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं, ऑल्दो मैंने आपको प्रोसेस समझा दी आपके दिल की तसल्ली के लिए कि कैसे प्री नॉर्मलाइजेशन होती है, बट आपके लिए एज ए इंडिविजुअल इसके बारे में सोचना ना ही कोई सेंस बनाता है, ना ही आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं। आप बस कर सकते हैं तो अपनी स्कोर का इंतजार करिए, और उसके बाद पूरी क्या प्रोसेस है उसके बारे में हम डेडिकेटेड वीडियो ला रहे हैं, उसको बस देखिए एंड दैट्स इट। टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन, बने रहिए हमारे साथ फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू एडमिशंस 2025 एंड ऑल द वेरी बेस्ट।